नमस्कार साथियों, मैं रमेश चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट में। साथियों, सीईटी के एग्जाम्स अब कभी भी हो सकते हैं। थोड़ा सा जो मामला है कोर्ट केस का भी चला हुआ है और वैसे भी, लेकिन हमारा काम है तैयारी करते रहना, क्योंकि सरकार कभी भी इस पेपर को कंडक्ट करा सकती है। ये सरकार की नीयत पे टोटली डिपेंड करता है, सरकार इनको कराना चाहती है कि नहीं कराना चाहती। और क्योंकि अभी इलेक्शंस काफ़ी नज़दीक हैं तो सरकार भी चाहेगी कि उनका जो वोट बैंक है वो बना रहे। तो उम्मीद करते हैं कि भी आपका सीईटी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होगा और ये कभी भी आपको नोटिफिकेशन, क्योंकि हमारा जो एचएसएससी है इसका रिकॉर्ड थोड़ा सा ख़राब रहा है इस मामले में। वो अचानक से हो सकता है कि आपको 10 दिन का टाइम दे और कह दे कि चलो तैयारी करो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, बेहतर तरीके से कंटिन्यू रखें। तो इसी जो पिछली बार सीरीज़ हमारी बीच में रुक गई थी किसी किन्हीं कारणों से, हम अपनी सीरीज़ को दोबारा से लॉन्च कर रहे हैं। और इसके अंदर हम जो प्रीवियस पेपर्स हैं हमारे, जो एचएससीसी ने पहले लिए हुए हैं, अभी जो मेरे सामने जो पेपर आप देख सकते हो, ये 27 फरवरी 2020 को कंडक्ट कराया गया था। और ये जो पेपर हमारे पास है ये हमारा किसका है, हाँ, तो ये हमारा जो DHBVN, UHBVN, HPVNL डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि बिजली विभाग की बात कर रहा है इधर। ठीक है, तो इनके द्वारा अपने अकाउंटेंट की जॉब के लिए पेपर लिया गया था। तो आप कह सकते हो सिंपल कि भाई हाँ ये पेपर है, तो जो अकाउंटेंट पोस्ट हमारे पास कैटेगरी नंबर 6, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस तरीके के, और जो हमने यहाँ पे सिलेबस देखा है ना सीईटी के लिए, मैं कहता हूँ कि भी मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना उससे रिलेट करते हैं। आप सीधा सीधा देख लेना, मैं अगर आपको बात करूँ, इसको समझाने की कोशिश करूँ, तो ये हर एक चैप्टर या हर एक क्वेश्चन उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर ये कहना कि जो सिलेबस आया हुआ है सर वो अलग है और ये पेपर प्रीवियस है, किस काम आएंगे, तो एचएसएससी का रिकॉर्ड रहा है प्रीवियस पेपर्स में से डिट्टो क्वेश्चन उठाने का। इतने डिट्टो स्टूडेंट्स बाद में कोर्ट केस करते हैं कि नहीं, जैसा जैसा पिछला पेपर था वैसा का वैसा ही दे दिया, क्योंकि आपके सामने भी है। एस्टेट में मतलब जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसे बाहर भी पूछ लेती है और डिट्टो प्रीवियस क्वेश्चंस भी उठा लेती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो प्रीवियस पेपर्स की जो सीरीज थी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, बिना देरी करते शुरू करते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंस इसकी रहने वाली है भाई कैटेगरी नंबर 6 अकाउंटेंट्स के लिए। ठीक है, तो कॉमर्स इसके अंदर भर भर के है, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पे आपको। और हाँ दोस्तों, ये जो येलो हाईलाइट हुआ है ये आंसर की के साथ है, जो आंसर की एचएसएससी ने मानी है ना उसी के अकॉर्डिंग है। मैंने इसमें कोई भी चेंज अपनी तरफ से नहीं किया है। ठीक है, तो एज इट इज आंसर की है ये। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं क्या इसका मतलब है और किस तरीके से क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक ठाक भी है कि कुछ और चेंज यहाँ पे हो सकते हैं, तो उन सबको देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। भाई इनमें से कौन सा हाई लागत का एग्जाम्पल नहीं है। ध्यान रखें, नॉट, नॉट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो रेंट पेमेंट है, रेंट पेमेंट, रेंट तो फिक्स कॉस्ट है सर। यूटिलिटीज, यूटिलिटीज का मतलब जो भी आपकी उपयोगिताएं हैं, जो भी आप टूल्स एंड टेक्निक्स वहाँ पे ले रहे हो, तो वो भी फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में आता है। इंश्योरेंस, ये भी हर साल खर्च किया जाएगा, तो ये भी हमारे पास फिक्स्ड है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये फिक्स्ड नहीं है भाई, ये आपके प्रोडक्शन लेवल के साथ इंक्रीज होगा और आपके प्रोडक्शन लेवल के साथ ही डिक्रीज भी होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप अपना प्रोडक्शन लेवल गिराते हो, ठीक है भाई, अपना प्रोडक्शन लेवल गिराते हो, तो इसका मतलब आपका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो भी कम हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप अपना प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाते हो तो तब भी जो है कि भी आपका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो बढ़ जाएगा। तो ये आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 52, और यहाँ पर जो क्वेश्चन इसको देखिए, ये कहता है एन एंटिटी, यूजुअली a government, grant a commission to a private company to finance, build and operate a project.
यहाँ पे कहा जाता है कि भी कोई भी एक सरकार है, ज़्यादातर एक सरकार एक निजी कंपनी को यूँ कहा जाए कि भी क्या कर रही है, फाइनेंस दे रही है। ठीक है, क्या दे रही है, फाइनेंस दे रही है, एक ग्रांट दे रही है। भाई आप एक पर्टिकुलर काम को जो है कि भी बनाएं, उसको ऑपरेट करें और फिर से बाद में सरकार को उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। नॉर्मली इसका जो टाइम पीरियड है वो 20 to 30 ईयर यहाँ पे बताया गया, विद द गोल ऑफ recouping its investment and then transfer control of the project to the government. Which type of contract is this? तो मैं ज़्यादा पचड़ेबाजी में ना पड़ते हुए सीधा सीधा आपको है ना एक चीज़ बताता हूँ। आपने अपने आसपास टोल देखे हैं? ठीक है, सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप सड़कें बनाइए। प्राइवेट कंपनीज ने सड़कें बनाई, सड़कें बना के प्राइवेट कंपनीज ने वहाँ पे टोल एस्टैब्लिश करे। तो वहाँ पे क्या सिस्टम है कि भाई आपका जो भी टोल वगैरह है, देखो अब तो एनआईए जो एनएचएआई हमारे पास वो कंट्रोलिंग करता है, इसका रखता है। लेकिन शुरुआत में जो इसका इनिशियल जो मेन मोटिव था वो यही था कि जो भी सड़कें बनेंगी सरकार वहाँ पे कह देगी ठीक है भी आप बनाइए और टोल अपना जो कॉस्ट आपकी वो वसूल करिए, और उसके बाद सरकार उस सड़क को, उस प्रोजेक्ट को अपने आप अंडर ले लेती है। तो उसी को हम यहाँ पे बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये यहाँ पर इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज के बीच में, सरकार के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, तो यहाँ पे कहता है विच टाइप ऑफ इकोनॉमी मेंटेन्स प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल मोस्ट ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन बट ऑफन अंडर गवर्नमेंट गाइडलाइन। तो ये आपका जो है कि इकोनॉमिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल। अगर मैं आपको बात करूं तो हम ये क्लासेस अपनी तैयार कर रहे हैं फिलहाल, तो आपको इसकी जो पूरी क्लासेस है वो भी मिलेंगी। तो यहाँ पे कहता है विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, भी कौन सी इकोनॉमी है जहाँ पर जो प्राइवेट ओनरशिप है ना वो भी मौजूद होता है, और साथ ही हाँ, और साथ ही सरकार के जो है कि भी कंट्रोल के तहत वो सारा का सारा काम चलता है। तो वो चीज़ें, तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है, मिश्रित इकोनॉमी। कैसे? अगर मैं यहाँ पे इकोनॉमीज का क्लासिफिकेशन करूँ तो आपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सुनी होगी, ठीक है, जिसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है। आपने समाजवादी अर्थव्यवस्था सुनी होगी, जिसको सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हाइब्रिड इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, मिश्रित। तो इसका काम क्या है, यहाँ पर सरकार कुछ भी कंट्रोलिंग पावर नहीं रखती, सारी की सारी जो पावर है वो बाजार के हाथ में चली जाती है, यानी कि ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर ही वर्क करता है। यहाँ पर सारा काम सरकार करती है और यहाँ पर दोनों मिलकर काम करें, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइवेट सेक्टर को वर्क करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अंडर द गवर्नमेंट गाइडलाइन। क्लियर? तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी के चैप्टर से उठाया गया सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एम एस स्वामीनाथन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ, देखिए मैंने यहाँ पे इनके क्वेश्चंस को कई बार देखा। कई बार स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो ऐसे मान लो कि भी हमारे इसमें है ही नहीं सिलेबस में, या यूँ कहा जाए कि भी ये तो कॉमर्स से रिलेट नहीं करते, जीके का लगता है। जी नहीं, देखिए इंडिया के अंदर जब यहाँ पे कॉमर्स का इनिशियली जो यूँ का जो फाइनेंस के सेक्टर में या एलपीजी रिफॉर्म हो रहे थे, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब से मानिए, तब से है ना बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, बहुत सारी यूँ कहा जाए, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर है ना ना तो ढंग से फसलें सही तरीके से उग रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास यूँ कहा जाए कि भी बेहतर इक्विपमेंट्स थे। पानी यानी कि जो सिंचाई है उसकी व्यवस्था करना भी हमारे लिए मशक्क़त का काम था, क्योंकि टोटली हम रेन पर डिपेंड किया करते थे। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे पास जो है वो यहाँ पे लाया गया किसके द्वारा? स्वामीनाथन जी के द्वारा, एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो एक क्वेश्चन था हमारे पास ऑपरेशन फ्लड के नाम से, एक आपने सुना होगा ना वो दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। अरे ये वही है सब। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर जो अगला पॉइंट आता है, इफ यू परचेज 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस एंड सेल देम बिफोर मार्केट क्लोज, देन यू हैव डैश योर बाई पोजीशन।
यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि भी आपने 100 शेयर परचेज करे दिन में, मॉर्निंग में कभी भी परचेज करे और शाम तक आपने उनको बेच दिया, ठीक है, इंट्राडे। इसको कहते हैं भाई क्या, इंट्राडे, इंट्रा डे ट्रेडिंग। ठीक है, दिन की शुरुआत में खरीदा, शाम को प्रॉफिट के लिए बेच दिया। या फिर आप इसका वाइस वर्सा यानी कि उल्टा भी कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में आपको आपकी जो पोजीशन है ना उसको स्क्वायर ऑफ करना होता है। ठीक है भाई, यानी कि राउंड ऑफ करने के बाद आपकी जो मार्केट क्लोज होती है तो उस वक्त आपकी स्थिति क्या है, उस वक्त आपकी पोजीशन क्या है, उसको स्क्वायर ऑफ करना बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए डिटेल में हम थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ टैक्स विल बी चार्ज्ड व्हेन एन इंडिविजुअल सेल्स स्टॉक। तो जब एक व्यक्ति अपने स्टॉक्स को या यूं कहा जाए कि भी अपने शेयर्स को बेचता है तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स तो नहीं, इंटाइटलमेंट टैक्स नहीं, स्टेट टैक्स नहीं, और कैपिटल गेन्स, तो जी हाँ कैपिटल गेन। ठीक है, पूंजीगत जो लाभ होते हैं वो है, इसीलिए उसके ऊपर पूंजीगत टैक्स ही लगता है, कैपिटल गेन टैक्स ही लगता है। इनकम टैक्स तो ध्यान दे एक व्यक्ति अपनी आय पर देता है, समझ में आई बात, अपनी इनकम पर जो टैक्स दिया जाता है डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। स्टेट टैक्स कहते हैं कि भी जब मान लीजिए कि भी आप आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप नहीं कहना चाहिए मुझे, किसी बंदे के पास उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी किसको मिल रही है, उसके जो भी उत्तराधिकारी है जिसको भी वो आगे मिल रही है, तो उन सबको जो टैक्स पे करना पड़ा ना उसको स्टेट टैक्स कहा जाता है, इसको ट्रांसफरेबल टैक्स कहा जाता है। क्योंकि अब एक्चुअल मालिक पे नहीं करेगा, इसको दूसरा पर्सन पे करेगा। ठीक है, और इंटाइटलमेंट टैक्स तो ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ हस्तांतरण, यानी कि जब असेट्स को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा होता है तब उस वक्त जो यूं कहा जाए कि टैक्स इंटाइटल होता है, यहाँ पे ट्रांसफर करने वाला पर्सन जिंदा रहता है, ठीक है, यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं भाई इसमें जो है हमारे पास कैपिटल गेन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कहते हैं विच टाइप ऑफ ऑडिट इज परफॉर्म्ड बाय सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स। तो आपने वेरियस चार्टेड अकाउंटेंट्स के ऑफिसेज देखे होंगे, चार्टेड अकाउंटेंट्स की जो फर्में हैं वो देखी होंगी। यानी कि एक ऐसी फर्म जहां पर देखो, फर्म का मतलब ही क्या होता है, फर्म यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, दो तीन व्यक्ति मिलकर जब बिजनेस कर रहे होते हैं वो चीज। अब फर्म सिर्फ प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती बल्कि सर्विसेज भी प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करा सकती है, सर्विसेज। तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करिएगा। भाई चार्टेड अकाउंटेंट्स, ठीक है, जिनको हमने सीए के नाम से, जब कई सीए मिलकर, एक दो, दो या दो से ज्यादा सीए मिलकर एक फर्म बना लेते हैं, और वो उनका काम क्या होता है, बोले हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे लोगों को, लोगों के अकाउंट्स को चेक करने के लिए सरकार उनको ऑथोराइज कर देती है। ठीक है भाई, यानी कि जो हमारे पास है ICAI उनको ऑथोराइज करती है, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करती है कि हाँ आप ऐसे चेकिंग कर सकते हो। अब वो पर्सन अगर चेकिंग करेगा तो ऑब्वियसली वो एक्सटर्नल ऑडिट में तो आएगा ना, क्योंकि वो बिजनेस का पार्ट तो नहीं है। ठीक है, बिजनेस के अंदर ना तो वो बिजनेस का मालिक, ना वो बिजनेस का एम्प्लॉय, वो तो बाहर से पर्सन आया ना, तो इसीलिए उसको एक्सटर्नल ऑडिट के नाम से जाना जाएगा। इंटरनल ऑडिट वो होती है जब यहाँ के कंपनी के ही एम्प्लॉयज या कंपनी के ही पर्सन चेकिंग कर रहे होते हैं, उसको इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 58। तो इसके अंदर जो बात बताई गई है उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कहता है। तो कहता है देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय एन ऑडिटर। जी हाँ, तो सैम्पलिंग की कई सारी टेक्निक्स हैं जिनको एक ऑडिटर अपना सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। इफ इन पेरोल सैंपल द ऑडिटर डिवाइड द सैंपल इन फुल टाइम वर्क मेल, फुल टाइम वर्क फीमेल, पार्ट टाइम वर्किंग फीमेल एंड पार्ट टाइम वर्किंग में, दोनों तरफ फीमेल ही लिखा हुआ है, ठीक है, मेल और फीमेल होता होगा ये। दस वर्किंग आउट द परसेंटेज ऑफ द सिलेक्शन इन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या करा, इसने टोटल सैंपल को है ना यूँ कहा जाए कि अलग अलग लेवल्स में बांट दिया। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 में यहाँ पे बोला कि भाई अब बताइए आप कितने जो है कि भाई फुल टाइम मेल हैं, ठीक है, कितने आपके फुल टाइम फीमेल हैं, कितने आपके पार्ट टाइम मेल हैं, और कितने आपके फुल टाइम मेल हैं। अब ये जो सैंपलिंग टेक्निक इसने आप इस्तेमाल करें, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा लेवल, ठीक है,
अलग अलग लेवल्स में बांट देना। तो लेवल्स को हम कई बार हिंदी में स्तर कहते हैं ना, और इसी स्तर को हम इंग्लिश में स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सी टेक्निक के नाम से? स्ट्रैटिफाइड यानी कि स्तरित। ठीक है भाई, स्तर। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 59। ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है भाई। कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर है ना, जब जो ऑडिटिंग ऑडिटिंग सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, ऑडिटिंग से रिलेटेड है भाई। एक ऑडिटर जो है उसको कैसे अपना काम करना है, किस तरीके से, तो उसके लिए कंप्लीट रूल बुक तैयार कर दी, एक नियमों की पूरी तय लगा दी उनके सामने। और हर एक कुछ नियम, जैसे कि भी यहाँ पे 200 से 299 है, तो ये किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर बनाए गए हैं। 300 से 499 किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को या कुछ कुछ स्पेसिफाइड चीज़ों को लेकर बनाए गए हैं। तो वही चीज़ इसने यहाँ पे पूछा भाई, जो हमारे पास नए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं या रिवाइज स्टैंडर्ड्स हैं, तो ऑडिटिंग रिव्यू एंड अदर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट स्पेसिफाइड अबाउट ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो भाई ऑडिट कंक्लूजन और रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं, तो वो कौन से में? तो यहाँ पे 700 से 799। थ्योरेटिकल क्लासेस के अंदर यूँ कहा जाए कि भी इनको कंप्लीट तरीके से देखेंगे कि भी कहाँ से शुरू है और कहाँ पे इनका अंत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर 700 से 799 है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 60। ए कंपनी प्रोड्यूस ब्रिक्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। कंपनी यहाँ पर ईंटें बनाती है जिनका इस्तेमाल घर बनाने के लिए होता है। द अकाउंटेंट विल यूज विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर उन्होंने प्रोसेस कर लिया। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और उनको पता है कि हाँ भट्टे पे कैसे किस तरीके से काम करेगा, वो कहते हैं प्रोसेस। उनके दिमाग में आएगा जॉब, क्योंकि भट्टे के अंदर है ना सर, साल में 2 बार जो है कि भी ईंटें लगाई जाती हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को जॉब कहेंगे, दूसरे पॉइंट में, यानी कि पहली जॉब दूसरी जॉब। ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोसेस है, जिस तरीके से शुगर केन से चीनी बनाई जाती है तो वो एक कंप्लीट प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो वैसे ही ईंटी भी एक कंप्लीट प्रोसेस में। सबसे पहले आपकी जो है मिट्टी की खुदाई करी जाती है, उसको लाकर फिर गीला किया जाता है, उसकी गारा बनाई जाती है। ठीक है, क्ले बनाई जाती है। और उसके बाद फिर जो है कि भी उनको खांचे में ढालकर कच्ची ईंटें, यानी कि मिट्टी की जो कच्ची ईंटें हैं उनके खांचे में ढालकर उनको ईंट का रूप दिया जाता है। फिर उनको सूखने के लिए रखा जाता है। सूखने के बाद फिर उनको क्या करा जाता है, कहते हैं कि भी भट्टी में लाया जाता है। भट्टी में लाने के बाद उनको एक जिगजैग फॉर्म में रखा जाता है और फिर उनको अग्नि यानी कि आग के हवाले किया जाता है, भट्टी को चालू किया जाता है। और तब तो देखो आप कितने सारे स्टेप्स हैं इसमें। तो इन सभी स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर इसके ऊपर जो मेथड अप्लाई होगा वो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि देखिए, सुशांत रन्स ए स्मॉल टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। भाई वो टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसका को रन करता है, चलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द ऑडिटर इज डिटरमाइनिंग द डायरेक्ट लेबर। फोकस ऑन द टर्म डायरेक्ट लेबर। ठीक है, जो ऑडिटर है उसको क्या करना है, डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है उसको तय करना है। तो अब यहाँ पे आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड वाइल कैलकुलेटिंग द टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो इनमें से कौन सी लेबर कॉस्ट में शामिल नहीं है? तो देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स ये लेबर कॉस्ट में नहीं होता। अब पेरोल टैक्सेस, वेजेस, पेंशन, ये सब के सब क्या है भाई, डायरेक्ट वेजेस ही हैं। ठीक है, ये सब के सब हमारे पास डायरेक्ट लेबर का ही पार्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 होगा शायद, और जब हाँ 62। ये देखिए, इन इसने यहाँ पे मैच द फॉलोइंग की बात करी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो है ना काफ़ी मज़ेदार रहते हैं अगर आप ढंग से इनको पढ़ते हो तो। अदरवाइज देखो भाई, यूँ कहा जाए कि भी आप थोड़ा सा ये कह सकते हो कि सर ये कैसे होता है, तो हम आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कहते हैं वैल्यूएशन, या जो भी हमारे पास है कि भी प्राइस अर्निंग। इसने जो चीज़ें बताई हमारे को, हम एक दो तीन चार चारों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये दिखेगा थोड़ा सा ढंग से। तो यहाँ पे जैसे पहले की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट रेशोज हमारे पास है। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास रेशोज है उनकी बारे बात कर रहा है भाई। प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल और प्राइस टू कैश फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही, तो देखिए जो हमारे पास है ना प्राइस टू अर्निंग,
ये देखो इधर एक बार, इट शोज द प्रीमियम दैट द मार्केट इज विलिंग टू पे, यानी कि ये दिखाता है कि भी वो अमाउंट या वो प्रीमियम जो बाजार हमको देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे देखा जाएगा प्राइस टू अर्निंग, भाई कीमतों की तुलना में आपकी जो है अर्निंग वो क्या है। ठीक है, फिर सेकंड हमारे पास है, उसमें कहा प्राइस टू बुक। तो देखिए इसने जो पॉइंट यहाँ पे रखा उसको यहाँ से कनेक्ट करिए। वो कहेगा इट इंडिकेट्स वेदर यू आर पेइंग टू मच फॉर व्हाट वुड रिमेन इफ द कंपनी वेंट बैंकरप्ट इमीडिएटली। यहाँ पे कहते हैं कि भी ये कहेगा कि भी वेदर यू आर पेइंग टू मच, भाई आप कहीं ज़्यादा तो पे नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर क्या हो कि अगर बैंक जो कि भी आपकी कंपनी जो है कि भी बैंक करप्सी में ना आ जाए। ये मैंने शायद इसका मीनिंग गलत निकाल दिया। ठीक है, इसको हिंदी मीडियम में देखते हैं एक बारी, कि हिंदी मीडियम वालों को खासी प्रॉब्लम आती है फिर। हाँ वही है वही है वही है। ठीक है, तो इसने कहा देखो ये दर्शाता है कि कंपनी को तुरंत दिवाला पिट गया हो। ऐसे शब्द बड़े गजब के हैं। ठीक है, इसको आसान शब्दों में कह के भी फर्म यदि तुरंत दिवालिया हो गई हो। ठीक है, तो जो बचेगा उसके लिए आप बहुत ही अधिक भुगतान कर रहे हैं, ऐसा। तो यहाँ पर कीमत और बुक की बात कर रहा है भाई। हिंदी कई बार है ना बड़ी परेशान करने वाली भाषा बन जाती है भाई, खासतौर से जब टेक्निकल लैंग्वेज की बात आती है, टेक्निकल भाषा की, जो तो वहाँ पर हिंदी काफ़ी टिपिकल हो जाती है। नेक्स्ट प्राइस टू सेल। तो यहाँ पे जो प्राइस टू सेल हमारे पास है उसके अंदर साफ साफ आप देख सकते हो प्राइस का सेल से। तो यहाँ पे देखिए इसने कहा इट इज इंडिकेटर ऑफ द वैल्यू प्लेस्ड ऑन अदर ईच डॉलर ऑफ ए कंपनी सेल्स और रेवेन्यू। तो यहाँ पे मैं क्या बताऊँ इसको हिंदी में देखो। ठीक है, और ये फोर्थ का डी है ही। ठीक है, इसमें फालतू टेंशन लेने की बात नहीं है, ये फोर्थ का डी है। इसको हिंदी मीडियम में देखते हैं क्या कहता है ये। देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, जो कि मैं पहले कह चुका हूँ, हिंदी थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। जब हमने यहाँ पे बात करी थी वही कीमत और कमाई की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक था तो हमारा सीधा सीधा इससे कनेक्ट हो गया था। ठीक है, और जो हमारे पास ऑप्शन दो था वो ए से कनेक्ट हो गया था, ऑप्शन जो तीन हमारे पास वो बी से कनेक्ट हो गया था, और ये हमारे पास ऐसे। तो कंपनी की बिक्री या राजस्व के हर डॉलर पर जो मूल्य बसा है उसका यह दर्शक है। तो इन रेशियोज को जब प्रैक्टिकली देखा जाए किया जाएगा तभी आपकी समझ में आएगा यहाँ पर ये क्या चीज़ें कह रहा है, क्योंकि ये सब आपके सिर से ऊपर से जाएंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि भी थ्योरी क्लासेस को ज्वाइन करिएगा और वहाँ पर देखिएगा कि क्या इनका असल मतलब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63, तो 4P, तो आपने जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से प्राइस प्रोडक्ट प्रमोशन, बचा क्या प्लेस। ठीक है, इनको 4Ps कहा जाता है भाई, जी हाँ प्लेस। क्लियर, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64। तो यहाँ पे कहता है विच amongst the following four controllable variable of marketing mix with physical distribution of the product and the benefit associated with use of that product। तो यहाँ पर है ना आपके सामने चार मिक्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, चैनल मिक्स। तो इनके अंदर कहता है कि भी जो बिल्कुल डायरेक्टली संबंधित है इससे फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट मिक्स ही है भाई। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी रहने वाली है, प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए, तो इसके बारे में सारे के सारे काम हमारे प्रोडक्ट मिक्स में ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। इन अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल विच फेज फॉलोज आफ्टर आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। तो कहते हैं इन सारे स्टेप्स के बाद जब आप यूं कहा जाए कि भी कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, तो आइडिया जनरेशन हो गया, आइडिया स्क्रीनिंग हो गया और कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हो गया। बोले हाँ अब क्या करेंगे आगे, तो सीधा सीधा बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। क्लियर, बिजनेस की स्ट्रेटजी को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा अब अगले स्टेप में।
उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। तो यहाँ पे सेक्शन तो कहते हैं दीपेंद्र सीक्स टू सेव इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80C। शी हैज़ अ हाउसिंग लोन, व्हाट इज द मैक्सिमम रिडक्शन जो है दीपेंद्र दीपेंद्र कैन, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट की भी, दीपेंद्र कैन क्लेम अंडर 80C। तो यहाँ पे कहता है कि भाई 80C के तहत दीपेंद्र कितना टैक्स बचा सकता है मैक्सिमम, तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख तक। हालांकि ये जो डिडक्शन है, इनकी जो डिडक्टेबल जो अमाउंट होती है, कटौती लायक जो अमाउंट होती है, रिवाइज होती रहती है, ठीक है, लेकिन एज पर दिस आंसर हमारे पास ये 1.5 लाख रुपए आ रहा है। क्लियर है? ओके सर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67। तो ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्स अंडर EPF, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट, तो 12% ऑफ एन एम्प्लॉय बेसिक सैलरी, यानी कि एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 12%, ठीक है, डेयरनेस अलाउंस हैज टू बी इन्वेस्टेड इन द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो उसकी सैलरी में से 12% काट के उसकी EPF में डिपॉजिट कराया जाता है। एंड द सेम अमाउंट इक्वल टू द सम, वो मालिक की तरफ से डिपॉजिट कराया जाता है। द कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स। अब EPF के रूप में सैलरी में से जो काटा गया है एम्प्लॉय की भी, वो टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। और ये 1.5 लाख, यानी कि साल में 1.5 लाख तक का आप इसका रिडक्शन ले सकते हो। अब ये डिडक्शन जो है ना, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग दी जाती है? तो 80C के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सीधा सीधा जवाब है 80C के अकॉर्डिंग। इतनी लंबी स्टेटमेंट बना दी इसने, ये डिटेल दे दिया आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन आपका कहाँ से है, यहाँ से शुरू कर सकते हो, ठीक है। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स इतना, दिस डिसीजन या डिडक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर, या फिर कह सकता था वो EPF का कंट्रीब्यूशन जो है, या EPF में मैक्स जो कटौतियां हैं, वो कौन से सेक्शन के तहत दी जा सकती हैं, वो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था, लेकिन उसने स्टेटमेंट को लंबा बना के आपसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर क्या कहता है, देखिए वो कहता है कि फॉर सैलरी इंडिविजुअल पर्सन या पेंशनर एंड मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शन, द मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शन फॉर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स कैन बी क्लेम्ड अप टू 50,000। ये सीधा सीधा आंसर है इसका, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, फैक्चुअल, यानी कि जो आप इनकम टैक्स पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे बिल्कुल फैक्ट के रूप में रखे होते हैं कि हाँ कितना होगा, इनमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 69, स्टेम एंड लीव। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, जिन बच्चों ने या जिन मेरे पेरेंट्स ने या जिन मेरे साथियों ने इसको नहीं समझा है, तो वो चीज़ देखिए, अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, अगर मैं यहाँ पे मान लो एक टेबल मैंने रख दी इधर, ठीक है, ये टेबल मैंने रख दी, ये ऐसे, आपने एक लोगोरिथम के अंदर भी कई बार ऐसी टेबल बनाई होगी। अब यहाँ पे बात करें, देखो इसके अंदर मैं मान लूँ 2, फिर यहाँ पे 5, 10, फिर मैं कह दूँ यहाँ पे कितना, फिर मैं कह दूँ यहाँ पे मान लीजिए 12, ठीक है, फिर कितना, मान लो 1, ठीक है, फिर मान लो 15, फिर मान लो 20, इस तरीके से यहाँ पे टेबल है। अब इसी टेबल को अगर स्टेम एंड लीफ के रूप में दिखाना हो मुझे, तो मैं क्या करूँगा, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं सबसे पहले बात करूँगा 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, उनका जो फर्स्ट है वो चीज़। अब देखो, मेरे पास जो सिंगल सिंगल है, तो मैंने कहा 0, 0 के बाद बोले 2, 5, 5 के बाद और एक भी है यहाँ पे, सॉरी, एक भी है, तो एक यहाँ पे लगा दिया मैंने, 1, 2, 5, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास है 1, तो यहाँ पे देखो एक किस किस के आगे है, वो उठा लूंगा मैं, ठीक है। मेरे पास एक के यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 2 भी है, फिर यहाँ पे 5 भी है, ठीक है। 2 के आगे मैं लगा दूंगा 0। अब देखो इनको पढ़ने का तरीका, 0 और 1, 1, 0 और 2, 2, 0 और 5, 5, यानी कि 0, 5, अरे 5 ही तो हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1, तो 1 और 0, 10, 1 और 2, 12, 1 और 5, 15। उम्मीद करता हूँ ये टेबल कैसे पढ़ी जा रही है समझ में आ रखा होगा। अब मैं अगर इसी चीज को लूँ, बोले 3, 3 मेरे पास कॉलम कॉमन है, तो बोले 1, तो 31, फिर
ये 3 मेरे पास कॉमन है और ये यहाँ पे 7, 33, फिर ये 3 कॉमन है, मेरे पास अगला आ गया 9। तो ये देख लो ऑप्शन में कहाँ है। तो यहाँ पे द ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यूज इन द लास्ट लिस्ट विल बी 31, 37 एंड 39। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 70 में हमको कहता है डैश प्रेफरेंस शेयर्स हैज अ मेच्योरिटी डेट ऑन विच डेट द कंपनी विल रिपे द कैपिटल अमाउंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड डिसकंटिन्यू द डिविडेंड पेमेंट। जी हाँ, तो वो कहता है कि भी वो डिविडेंड, वो शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं जिनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बीत जाने के बाद उनको पैसा वापस कर देगी कंपनी और उनको डिविडेंड देना बंद कर दिया जाएगा। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। ठीक है भाई, कौन से शेयर्स की बात करते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पे कहता है डैश सिस्टम। ठीक है, ये अलग अलग जो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो अगर आपने देखा हो तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लें इसको। तो कन्वर्टेबल वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको बाद में इक्विटी में कन्वर्ट होने का मौका दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा। एक्युमुलेटेड तो वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनका डिविडेंड अगर इस साल नहीं दिया तो अगले साल मिल को टोटल दे दिया जाएगा, यानी कि पिछले साल का भी और करंट ईयर का भी। अब पार्टिसिपेटिंग के अंदर कहता है कि भी प्रॉफिट में हिस्सा डिविडेंड के रूप में मिल गया, बोले ठीक है, उसके बाद इक्विटी को दे दिया, बोले फिर भी अगर प्रॉफिट बचा तो उनमें भी इनको हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके से इनके नाम है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल वो होते हैं जिनको पेमेंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड पे इनको पेमेंट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। तो यहाँ पे कहता है कि भी डैश सिस्टम यूजेस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है भाई, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कौन सी? कॉस्ट, कॉस्ट ध्यान में रख लेना। कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म। ठीक है, तो वो कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम है भाई जो कॉस्ट का जो क्वांटिटेटिव डाटा उसको लेता है और उसको मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करता है। अब आप यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग ऑप्शन दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ उसको समझें एक बारी। देखिए, मैनेजरियल अकाउंटिंग हमारे पास है, वो न्यूमेरिक डाटा को तो अपने अंदर कंसिस्ट करती है, साथ में साथ वो क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा को भी रखती है। पब्लिक अकाउंटिंग में कहता है कि भी ये जनरल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा है भाई। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज या जो जो सर्विसेज की कॉस्ट वगैरह, जो पब्लिक अकाउंटिंग, नॉर्मल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है भाई। एडवांस्ड अकाउंटिंग ये भी हमारे पास है ना, कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि जो लेन देन है उनको, ट्रांजेक्शन्स को बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, तो ये वो चीज़ें आ जाती हैं। ये हमारा जो अलग ही जो मैनेजमेंट के लिए लगाई जाती है, अब तैयार करी जाती है, ये होता है कॉस्ट। ये कॉस्ट को देखता है। तो यहाँ पर भी वही पूछा गया ना कि लागत को संख्याओं में यूँ कहा जाए कि भी एक्सप्रेस करता है और यूँ कहा जाए उनको मुद्रा के रूप में मापता है, तो वो लागत अकाउंट खात वो लेखांकन ही है भाई। तो 71 का हमारे पास ऑप्शन ए कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। फिर कहते हैं सूर्या। सूर्या वर्क फॉर अभिज्ञान, भाई अभिज्ञान लिमिटेड में वो काम करता है। उसकी जो एनुअल सैलरी है वो 7 लाख है। सुजाता इज entitled 6% of the company's profit. If the profit exceeds 15 lakh per annum, what can you say about सूर्या's position? ये क्या बवाल है भाई, इसकी तो जरूरत ही नहीं हमें। बीच में एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन इसने ला के रख दी, वो सीधा कह देता है अभिज्ञानम है, 5-7 लाख की सैलरी लेता है, तो बताइए वो क्या है। तो यहाँ पर क्या सूर्या पार्टनर है? बोले नहीं। क्या उसने कैपिटल लगाई है? स्टेटमेंट में आपको लग रहा है उसने कहीं कैपिटल लगा रखी है? नहीं सर। जब उसने कैपिटल नहीं लगाई तो ना तो वो पार्टनर है, ना वो डायरेक्टर है, और ना ही वो क्या कहते हैं एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ऑन नॉट वैलिड। भाई इसमें ये तो नहीं कहा ना कि भी वो कौन, वो मालिक, वो सॉरी उसका क्या बोलते हैं, सैलरीड पर्सन नहीं है, वो नौकरी नहीं कर रहा। बिल्कुल यहाँ पर सही चीज है कि भी सूर्या इज नॉट अ पार्टनर इन अभिज्ञान। बस ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि ना तो मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मिली स्टेटमेंट में, ना ये सही और ना ये सही। जो इतनी बात को लेकर मैं जो कंक्लूजन निकाल सकता हूँ वो इतना है कि भी हाँ, सूर्या यहाँ पर क्या है भाई,
पार्टनर तो नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे 73 की बात करेगा तो उसने कहा यू हैव 400 ऑरेंजेस, आपके पास 400 संतरे हैं। आउट ऑफ दीज फोर, इन 400 में से यू डिसाइडेड टू सेल 150, आपने 150 को बेचना कहा या आपने डिसाइड कर लिया कि 150 को बेच दिया जाएगा। इसके लिए आपने क्या करा, दीज 50 ऑरेंजेस 150 ऑरेंजेस यू नीड टू सेपरेट दैम फ्रॉम 400, आपने ये जो 150 संतरे हैं इनको उन 400 से अलग कर लिया। Thus, you specified 150 oranges from a large group of unspecified orange। भाई यहाँ पे देखिए क्या कहता है, क्योंकि आपने 150 संतरे स्पेसिफिकली छांट लिए हैं, ठीक है, इसमें से बाकी के 400 में से, जो भी टोटल 400 में से, तो जो 150 संतरे हैं ना, वो कौन सा सामान कहलाएंगे, कौन सी गुड्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर अनअसर्टेन, स्पेसिफिक, कंटीजेंट और असर्टेन, असर्टेन यहाँ पर सही होगा, छांटे हुए। ठीक है भाई, तो 400 में से 150 को छांट के एक तरफ रख लिया, सीधा सीधे बात है भाई, तो उन 150 को क्या बोलेंगे, बोले छांटे हुए गुड्स, असर्टेन गुड्स। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखें। तो 73 का जो ऑप्शन बी है वही हमारे पास सही आंसर है। ओके सर, अब यहाँ पे 74 की बात करता है, तो ये स्टैटिस्टिक्स का है भाई, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। स्टैटिस्टिक्स में इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बस सीधा जो अभी ऑप्शन डी दे रखा है ना, इसको यहाँ पे फॉलो करें। इसको भी थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, क्लास के अंदर ही लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी वहीं से है, ये भी वही है। ठीक है भाई, ये भी वही है, इसको भी क्लास में लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज CRR, तो यहाँ पे व्हाट इज CRR की बात करता है। अब ये मैंने क्यों छोड़े, थोड़ा सा उनका सॉल्यूशन का प्रोसीजर लंबा है भाई, इस वजह से। ठीक है, प्रॉपर तरीके से समझना है तो पूरी प्रोसेस को समझना होगा, इसीलिए उनको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशियो, CRR क्या है। तो सीधी सी बात है भाई, कैश रिजर्व रेशियो, नाम तो इसका पूरा लिखा हुआ है इधर, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो देखिए इसने साफ साफ लिखा, इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट। देखिए अब मैं बात करूँ इधर, मान लीजिए कि कोई भी कमर्शियल बैंक है और उसके पास 100 रुपये टोटल जमा है ना, तो उसका एक निश्चित प्रतिशत उसने अपने पास हमेशा और हमेशा नकदी में रखना होगा। यानी कि वो सारा का सारा पैसा लोन के रूप में नहीं दे सकता, वो सारा का सारा पैसा मार्केट में नहीं डाल सकता, उसको सर्टेन प्रतिशत अमाउंट अपने पास जो है कि भी कैश के रूप में रखनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है। अब रिजर्व बैंक ऐसा क्यों कहता है उनको, तो देखिए ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्केट के अंदर बैंक की जो अहमियत है ना बहुत ज़्यादा होती है। अब एक पर्सन जिसने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, और अगर मान लीजिए कि भी कल को कोई पर्सन, अब बैंक ने वो सारा का सारा पैसा कहाँ पे, बोले बैंक ने वो सारा पैसा लोन के रूप में बांट दिया। अब मान लो कल को वो पर्सन अपना नकदी बैंक से लेने के लिए जाता है, तो बैंक के पास नकद ना होने पर क्या होगा, सिचुएशन पैनिक की हो जाएगी, लोग कहेंगे कि बैंक फ्लॉप हो चुका है, डर फैल जाएगा। तो इसीलिए बैंक अपने रूटीन ऑपरेशंस को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाए, तो ज़रूरत पड़ने पर यूँ कहा जाए कि भाई उसको लिक्विडिटी की परेशानी ना हो, तो यहाँ पर CRR नाम का एक रेशो, एक प्रतिशत वहाँ पे बता दिया गया कि भाई इतना हर बैंक को अपने पास मिनिमम, अपने टोटल डिपॉजिट का ध्यान रख लेना, अपने टोटल डिपॉजिट का इतना प्रतिशत हिस्सा उनको हमेशा अपने पास कैश में रखना होगा, और ये सेंट्रल बैंक की निगरानी में रहेगा। ठीक है, या RBI के पास ये डिपॉजिट करा दिया जाता है। यहाँ पे अपने पास रखने का मतलब RBI के पास ही बात कह रहे हैं भाई। ठीक है, RBI के कस्टडी में होता है वो। नेक्स्ट 77, द रेट एट विच द RBI ऑफ, यानी कि RBI क्या कहता है, लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। भाई वो दर बताइए जिसके ऊपर RBI नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक्स है उनको लोन देता है, तो उसको रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब देखो, जब RBI ने कमर्शियल बैंक को पैसा दिया तो यहाँ पर जो रेट लग रही है वो रेपो रेट है, RR। जब एक कमर्शियल बैंक RBI के पास पैसा डिपॉजिट कराता है तो अब RBI कमर्शियल बैंक को लोन वो ब्याज देगा, उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये अलग ही चीज़ है। बैंक रेट, बैंक रेट वो होती है जिसके ऊपर बैंक्स जो है ना वो नॉर्मल कंज्यूमर्स को लोन देते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं बैंक रेट की बात, वो है कि भी 4%। तो जो भी आपकी बात करें जो लोन्स वगैरह होंगे वो हमेशा इससे ज़्यादा पे ही इशू करे जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि इतना तो मतलब वही बात है भाई, बैंक रेट की बात कर रहे हैं, वो सेपरेट अलग अलग बैंक अलग अलग कर सकता है, लेकिन ये नॉर्मली 4 से 6% के बीच में होता है। अभी कुछ दिनों पहले तो एसबीआई ने अपने जो रेट है वो 2.5% तक कर दी थी। एचडीएफसी ने करी थी कि एसबीआई ने करी थी, 2.5% तक वो लेके आ गए थे अपनी रेट को, बैंक रेट को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। तो यहाँ पे कहता है ए सिस्टम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रेडिट चेक ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज नोन एज। तो कहता है वो एक सिस्टम है भाई, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे जो क्रेडिट चेक है उसकी जो नंबर है उनको कम कर देता है। देखो क्रेडिट चेक का मतलब भाई, जिस तरीके से आपका सिबिल, सिबिल सुना है आपने? ठीक है, कहते हैं ना लोन लेने से पहले आपका सिबिल चेक होता है, बोले हाँ चेक होता है सर। तो वही सिबिल चेक को यहाँ पे क्रेडिट चेक के नाम से जाना जाता है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी वही चीज। अब यहाँ पर भाई बार बार देखो, क्रेडिट चेक के अंदर जितनी ज्यादा यूं कहा जाएगा भी क्रेडिट चेक्स होंगे, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। कई बार तो क्या होता है, बंदा कई बार स्पीड से काम करना होता है, तो इस चीज के लिए वो हर एक चीज को नहीं चेक करने की तैयारी में रहते। तो देखो इसको है ना एक व्यक्तिगत से मत जोड़िए, इसको एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है, जब दो बड़ी एंटिटीज आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, तो वो अगर क्रेडिट चेक के चक्कर में ही उलझे रहे तो उनको डिले बहुत ज़्यादा होगी। तो इस डिले से बचने के लिए उन्होंने एक मेथड अपना लिया, बोले नेट और क्रेडिट नेटिंग। ठीक है भाई, तो इसको अपनाया जाता है ताकि जो क्रेडिट चेक्स की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा छोटा किया जा सके। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79। तो विच टाइप ऑफ स्टेट एसेट्स कैन बी ट्रांसफर्ड एज ए पार्ट ऑफ एन एक्विजिशन और मर्जर डील? पार्टनरशिप पढ़ी है आपने? पार्टनरशिप अगर पढ़ी होगी तो शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। तो यहाँ पे कहता है कि वो कौन सी असेट्स हैं जिनको ट्रांसफर किया जा सकता है, या यूं कहा जाए कि भी बोले किसको कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है ऑन द एक्विजिशन और मर्जर डील के टाइम पे। देखिए, जब एक पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो क्या हम उसको उसकी गुडविल का हिस्सा देते हैं? आपको कि कुछ को याद आ जाएगा, हाँ सर देते तो थे। जब एक पार्टनर यूं कहा जाएगा भी छोड़ के जाता था फर्म को, तब उसको उसकी गुडविल का हिस्सा देते थे ना? बोले हाँ सर ये भी याद आ रहा है। जब फर्म ए, बी और सी और डी का आपस में अमेलगामेशन किया जा रहा था, तब भी हम क्या करते थे, हम यहाँ पर उनकी गुडविल को आपस में एक्सचेंज या ऐड कर लेते थे। बोले हाँ सर। तो क्या हो रहा है, गुडविल क्या है, इंटेंजिबल असेट। तो जब भी इस तरीके का एक्वाजिशन, नए पार्टनर का एडमिशन या मर्जर डील होगी, तो इंटेंजिबल असेट्स को यहाँ पर ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर? अच्छा सर ये बात थी। बोले जी हाँ बस यही बात थी और कुछ नहीं था इसके अंदर। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 80 पे। यहाँ पे कहते हैं कि भी अगर मान लीजिए इन्वेस्टर के पास 50 शेयर हैं, ठीक है, एंड द कंपनी डिक्लेयर 1.5:1 बोनस ऑफर, व्हाट विल बी हिज होल्डिंग ऑफ शेयर्स? तो यहाँ पे कंपनी कहती है कि भी आपको जो है कि भी 1.5, 1.5, तो यहाँ पे शेयर मिलेंगे बोनस शेयर। तो अब बंदे के पास कितने शेयर होंगे? तो ध्यान से रखो, 50 तो उसके पास है। बोले हाँ जी 50 तो है। अब उसको 50 प्लस 25 और मिल जाएंगे। अब आपको ये कैसे निकला सर? तो 50 गुना में 1.5 कितना आ जाएगा? 75। वही मैंने किया, मैंने कहा 50 एकम 50 और 50 पंजे 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 25, 0.5 नहीं हो गया? इसीलिए यहाँ पे 25, तो कितना 75। 50 पहले से ही उसके पास, 75 और मिल गए तो कितना आ गया? 125। ठीक है भाई, तो ये चीज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 81, WIP, इसको हम वर्क इन प्रोग्रेस इस नाम से जानते हुए, वर्क इन प्रोग्रेस कार्य प्रगति पर है। रोड्स वगैरह पर आपने कई बार देखा होगा कार्य प्रगति पर है, कृपया गाड़ी धीमी चलाएं। तो वही वाला वर्क इन प्रोग्रेस को हम क्या मानते हैं, कौन सी असेट मानते हैं बैलेंस शीट में? तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म, इंटेंजिबल, लॉन्ग टर्म, करंट असेट। तो कौन सी असेट है? तो यहाँ पे करंट असेट दे दिया। अब ये आपको थोड़ा सा है ना ध्यान में रखना होगा कि ये चीज करंट में ही क्यों डाली, इसको शॉर्ट टर्म असेट क्यों नहीं बोला गया? आपको लगेगा कि नहीं सर, हमने तो जब असेट के क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो शॉर्ट टर्म असेट्स को ही हमने करंट पढ़ा था, अब यहाँ पर ये अलग क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिएगा।
बोले क्या कॉन्सेप्ट है सर, समझाइए। तो यहाँ पर जो करंट इसने बताई ना कि भाई हाँ चालू जो असेट्स है, तो कहता है ये अभी के लिए हैं, अभी के लिए। बोले एज ए वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ समय के बाद वर्क इन प्रोग्रेस तो बदल जाएंगे किसके अंदर, फिनिश्ड गुड्स के अंदर, फिर फिनिश्ड गुड्स रहेगा। ठीक है, तो जब तक ये आपको दिख रहे हैं तब तक तो ये आपके करंट असेट्स हैं, उसके बाद ये इनका फॉर्म चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस बिहाफ पे जो करंट टॉपिक है, यूं कहा जाए कि भी इसको सही इन्होंने माना है। लेकिन अगर आपके नजरिए से मैं कहूं तो यहां पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही सही हैं। ठीक है भाई, और एग्जैक्टली अगर मान लो कि भी डिटेल में ना जाएं तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी पुराना पेपर, अभी क्या कर सकते हैं इसको। ठीक है, लगाने वालों ने इसके ऊपर भी यूं कहा जाए कि भी उस वक्त लगाया होगा ऑब्जेक्शन, लेकिन इन्होंने कैसे माना है मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हाँ ये बिल्कुल उसकी फॉर्म को देख रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ समय के बाद वर्क इन प्रोग्रेस तो किस में बदल जाएगा, फिनिश्ड गुड्स में बदल जाएगा। ठीक है, तब वर्क इन प्रोग्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। ठीक है भाई, उसके बाद फिर कहता है इक्विटी शेयर्स आर विच टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। भाई इक्विटी शेयर है ना, कौन से तरह का फाइनेंस है, तो सीधा है लॉन्ग टर्म है भाई, बस। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83, 83 में कहता है विच प्रपोजल एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेंस डिपेंड अपॉन द एक्सेप्टेड ऑफ वन और मोर प्रपोजल ड्यूरिंग द कैपिटल बजटिंग। तो इसने यहाँ पे कंटीजेंट लिया, लेकिन मैं कहूंगा कि दोनों ही यहाँ पे सही आंसर है भाई। ठीक है, डिपेंडेंट और कंटीजेंट दोनों ही हैं, ये आकस्मिक की बात कर रहे हैं कि भाई हाँ, लेकिन अगर और थोड़ा सा डिटेल में जाया जाए तो कंटीजेंट में और डिपेंडेंट में एक अंतर भी आता है। डिपेंडेंट का मतलब डायरेक्ट डिपेंडेंट, भाई हाँ होगा, कंटीजेंट के अंदर ये नहीं पता कि भाई किस पे डिपेंड हो जाए। ठीक है, डिपेंडेंट तो है वो, लेकिन डिटेल में नहीं पता लगता कि भाई किस पे हो, उसके लिए है ना, यानी कि वो एक साथ कई चीजों पर डिपेंड हो सकता है। ठीक है, डिपेंडेंट का तो यूं कहा जाए डायरेक्टली पता होगा कि भाई हाँ ये इस पे डिपेंडेंट है, ये उस पे डिपेंडेंट है। दो चीज़ों को आप देख सकते, जैसे मैं बात करूं भाई, गाड़ी की बात करें, गाड़ी खरीदनी है, बोले हाँ गाड़ी खरीदने का डिसीजन लेना है, बोले हाँ लेना है, तो किस पे, बोले पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतों पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बोले हाँ। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट प्रपोजल है। ठीक है, लेकिन अब गाड़ी लेनी है और उसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतों को तो देखा ही जाएगा, लेकिन अगर सरकार ने कह दिया बोले भाई पार्किंग की जगह दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, तो अब गाड़ी खरीदने का जो डिसीजन है ना, वो उसके लिए आपको बाकी और कई प्रपोजल्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे जो हमारे पास है कंटीजेंट प्रपोजल की कैटेगरी में आ जाते, तो इस लिहाज से ये भी सही है। और अगर सरसरी निगाहों से देखे या ऊपर ऊपर से देखे तो दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। मीडियम टर्म तो यहाँ पे डिबेंचर एंड बॉन्ड्स की बात कर रहा है, बोले बाकी सर, तो देखिए ट्रेड क्रेडिट ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट रन है। ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग ये भी शॉर्ट रन है, और वेंचर फंडिंग ये लॉन्ग रन है। ठीक है, यही बचा है हमारे पास मीडियम टर्म। क्लियर है, ओके सर। फिर यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली सेंट टू ए सुपरवाइजर आफ्टर एन एम्प्लॉयड रिटर्न फ्रॉम ए बिजनेस वेंचर। तो कहते हैं कि भी जो भी हमारे पास है सर, कोई भी एक सुपरवाइजर है वो किसी बिजनेस यात्रा पर भेजा गया था, वहां पर आने के बाद उसको कौन सा डॉक्यूमेंट अपने यूं कहा जो सुपीरियर्स को देना होगा। तो यहाँ पे ट्रिप रिपोर्ट मेमो उसको कहा जाता है। मुझे आज भी अच्छे तरीके से याद है कि जब हमारे इंस्टीट्यूशन ने हमें कहीं पर भेजा हुआ था, तो वहाँ से आते ही हमसे बोला कि भी चलो सर आप रिपोर्ट बनाइए कि आपने वहाँ पे क्या किया, क्या नहीं, क्या हुआ वहाँ पे, उसकी रिपोर्ट बना के आप प्रिंसिपल सर को डिपॉजिट कराइए। तो वो चीज़ उसके ऊपर लिखा हुआ था, ट्रिप रिपोर्ट मेमो। ठीक है, तो कहीं जब बिजनेस के पॉइंट से या बिजनेस के कारण जब कोई बंदा यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको यार, ट्रैवलिंग करता है, तो उसके आने के बाद ना उसको अपने ट्रैवलिंग की जो रिपोर्ट है ना वो सबमिट करनी होती है अपने ऑफिशियल्स को। ठीक है, उसी रिपोर्ट को हम यहाँ पे ट्रिप रिपोर्ट मेमो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, आइडेंटिफाइड विच among the following is not the correct way to improve any business communication। तो यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का सही तरीका नहीं है। एलिमिनेट एजम्पशंस, मान्यताओं को निकालना, बिल्कुल सही है भाई। जब तक आप अपनी फिक्स्ड एलिमेंट जो मान्यताएं आपने बना ली हैं उनको नहीं छोड़ोगे तब तक काम नहीं चलेगा। फाइंड ए गुड प्लेस एंड टाइम, जी हाँ बिल्कुल, ये भी सही है।
पे अटेंशन टू नॉन वर्बल मैसेज, ये भी सही है। डोंट आस्क क्वेश्चन, अरे सवाल पूछे बगैर कम्युनिकेशन काहे का? तो इसीलिए कम्युनिकेशन अगर करना है तो सवाल तो होते हैं ना वहाँ पे, बहुत ज़रूरी। जी हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 86, ये मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया। यहाँ पे इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात करता है। ठीक है, तो देखिए इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन, ओके सर क्या कह रहा है ये? तो देखिए आंतरिक ऊर्ध्वाधर कमीशन, हिंदी में मेरे ख्याल से यही बोलेंगे इसको, है ना? आंतरिक ऊर्ध्वाधरी, हाँ ऊर्ध्वाधर कम्युनिकेशन। तो एवरीथिंग या एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द सबॉर्डिनेट्स टू द मैनेजर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर, डाउनवर्ड अपवर्ड, हाँ ऊर्ध्वाधर ही कहते हैं, ठीक है। हाँ यही तो होता है ऊर्ध्वाधर, ये हॉरिजेंटल होता है। जी हाँ। तो यहाँ पर कहता है कि भी इंटरनल अपवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, तो कहता है एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द सबॉर्डिनेट टू द मैनेजर। हाँ, नीचे लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा, तो यही चीज़ है भाई। उसके बाद इंटरनल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, आंतरिक डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कह रहा है वो, इसके अंदर वो जो हमारे पास कम्युनिकेशन टॉकिंग मैसेज, कम्युनिकेशन दैट कम्स फ्रॉम सुपीरियर, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे कहता है इंटरनल, ये हमारे पास दूसरे का बी है भाई। इसने कहा कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम सुपीरियर टू द सुबॉर्डिनेट्स, सुपीरियर से सुबॉर्डिनेट्स को जो मैसेज आएगा वो हमारे पास इंटरनल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का पार्ट होगा। इंटरनल लेटरल कम्युनिकेशन, पॉइंट नंबर 3, इसके अंदर क्या कहता है, एनी कम्युनिकेशन दैट लीव्स द ऑफिस डील विद कस्टमर्स रिस्पेक्ट वेंडर, इंटरनल लेटरल कम्युनिकेशन, टॉकिंग मैसेजिंग ईमेल, हाँ ये रहा। तो ये हमारे पास है भाई, टॉकिंग मैसेजिंग एंड ईमेलिंग अमंग द को वर्कर्स इन द ऑफिस, ऑफिस में ही जो कम्युनिकेशन है वो चीज़। और एक्सटर्नल तो यहाँ पे कहता है कि भी एनी कम्युनिकेशन दैट लीव्स द ऑफिस एंड डील विद द कस्टमर्स। अब कस्टमर्स तो आउटसाइड ऑफ द बिजनेस होंगे ना, उनके साथ जो कम्युनिकेशन होगा वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगा। तो ये हमारे पास सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 88 में देखिए क्या कहता है वो कहता है कि भी रणदीप प्रताप, रणदीप प्रताप रंस ए जो है ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन जबलपुर, वो जबलपुर में एक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा है भाई। और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में वो 15 लाख से 15,75,000 कर लेते हैं। तो उनकी यूनिट को क्लासिफाई किया जाएगा कैसे, मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो इंटरप्राइजेज, स्मॉल इंटरप्राइजेज, लार्ज इंटरप्राइजेज। तो ये माइक्रो में ही रहने वाला है भाई, क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे बात करूं, अगर मैं आपको बताऊं इधर, ठीक है, तो देखिए MSME की वेबसाइट पे चले जाते हैं हम। MSME एक्ट पे चले गए। तो यहाँ पे जो MSMEs हैं, माइक्रो, कहाँ गई वेबसाइट, ये रहा। तो इसके अंदर देखिए आप, इसमें दिया हुआ था, कहाँ गया, ये व्हाट इज बट। तो देखिए माइक्रो में तो इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 1 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए। और स्मॉल, उसने तो अभी तक यहाँ पे सिर्फ 17 लाख कुछ ही लगाया है ना, उसने तो यहाँ पे सिर्फ 15,75,000 ही लगाया, तो इसलिए अभी तक ये माइक्रो की कैटेगरी में ही है भाई। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 89 में तो कहता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज कैन अवेल विच लोन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस और फॉर द सेटअप ऑफ न्यू इंटरप्राइजेज इन जस्ट 59 मिनट्स। तो ये MSME बिजनेस लोन की बात कर रहा है भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास कहता है 59 मिनट के अंदर, यानी कि लगभग लगभग 1 घंटे के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है सर।
उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 की बात करता है, द मार्केट ऑफ म्यूजिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यही इसका सही आंसर है भाई। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? जब एक ही कंपनी के पास बहुत सारे राइट्स होते हो और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट वही कंपनी आपको लॉन्च करी, तो आपको लगेगा कि भी हम तो अलग अलग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में जो पेरेंट कंपनी है वही रहती है। इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे मित्रों ये जो पेपर था ये हम लोगों ने कर लिया कवर। ये पेपर हमारा 27 फरवरी 2020 को जो है कि भाई लिया गया था। ठीक है भाई, तो इसको हमने सॉल्यूशन दिया है, या सॉल्यूशन दिया है क्या यार, हमने इसको बस देखा है। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी रखना, पढ़ना। थ्योरेटिकल क्लासेस भी आपके लिए बहुत जल्द यहाँ पे आ रही हैं, बहुत जल्द क्या मतलब आ ही रही हैं। और ये जो यूट्यूब के ऊपर हमारा जो ये पेपर का जो कॉन्सेप्ट है ये चलता रहेगा। ये हमारा जो की है, या यूँ कहा जाए कि भी सीरीज़ है, ये चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। बस आप लोगों का साथ और प्रेम बना रहे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे साथियों नए पेपर के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।